नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि सिंगापुर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जाने से वंचित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सिंगापुर सरकार ने निमंत्रण वापस ले लिया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस पूरी दुनिया में दिल्ली के कामों की बात फैल रही है। केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर जाते तो दुनिया को पता चलता कि देश में अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहा हूं, कोई रोष नहीं है, इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस कार्यक्रम में के 4 साल पूरा होने पर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर त्यागराज स्टेडियम पहुंचे। वहीं पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये तमाम बातें कही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास चल रही है। रोज सुबह स्कूलों में हैप्पीनेस की क्लास होती है और इन क्लास में रोज सुबह पहला पीरियड हैप्पीनेस का होता है, जिसमें बच्चों को मेडिटेशन और अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं और जिससे कि बच्चे अच्छा इंसान बन सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजाना एक ही समय में 18 लाख बच्चे मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हर बच्चे को बहुत ही ज्यादा अकादमिक तनाव है और ऊपर से परिवार, दोस्त, सबकी उम्मीदें होती हैं जिसे पार कर पाना काफी मुश्किल होता है, जिसमें देखने को ये मिल रहा है कि कई बच्चे देश भर और दुनिया में आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मानसिक संतुलन काफी अच्छा है और कोई भी दुखद घटना देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बच्चे आगे चलकर अच्छा इंसान बने, अच्छे देशभक्त बने और भारत ने पिछले 2000-3000 साल से पूरी दुनिया को आध्यात्म सिखाया है। एक तरह से पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी ये रही है। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हैप्पीनेस क्लास जो बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है, ये पूरी दुनिया के बच्चों को एक दिशा देगी और बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाते पर बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाना सिखा पाते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस के माध्यम से बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की पहल की गई है। से हमारी सरकार बनी है, लगभग 25% दिल्ली सरकार का बजट हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें 7 साल में ये 25% बजट को अगर टोटल करें तो अभी तक हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 90,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। ये 90,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के पिछले साल 99.7% नतीजे आए 12वीं क्लास के अंदर, जो कि इतिहास है देश के अंदर। तो जब नंबर अच्छे आने लगे तो लोगों को लगा हाँ यार, क्योंकि बिल्डिंग ठीक करना तो बड़ा आसान है, पैसे खर्च दो, ठेकेदार को बुला लो, बिल्डिंग ठीक कर देगा। जब नंबर अच्छे आने लगे और प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर आने लगे तो लोगों को लगा ठीक है। तब हमें लगा कि अब हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ा क्या रहे हैं स्कूलों के अंदर। ये रट्टेबाजी जो चल रही है, रट लो और फिर एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ सारा, इससे तो क्या फायदा है। टेंशन ही टेंशन, टेंशन टेंशन। इस सिस्टम को बदलना है, तो ये रट्टा सिस्टम खत्म करना है। अभी बच्चे निकल रहे हैं, उनको 3 चीजों के लिए तैयार करना है। अच्छा इंसान बनाना है। आज हमारे जो बच्चे स्कूलों से निकलते हैं वो इतनी टेंशन में जीते हैं। तो पहली चीज अच्छा इंसान बनाना है, अपना भी शांति रखनी है और दूसरों के लिए भी काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। दूसरा, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। जो बच्चा स्कूल से निकले वो अपनी मातृभूमि के लिए तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर करने के। और तीसरा, के बाद बच्चा अपना पेट पालने के लिए तो कम से कम तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीए कर ली, एमए कर ली, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, डॉक्टरेट भी कर लिया और उसके बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल ही नहीं रही, घर में सब नाराज हैं, दुखी हैं। तो बच्चा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसके बाद बच्चा शिक्षा करने के बाद निकले तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने कई सारे कोर्सेज डिजाइन किए और उसमें एक कोर्स था हैप्पीनेस करिकुलम की हम हर बच्चे को, निकलने वाले बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे। हैप्पीनेस क्लासेस जब शुरू हुई
तो हैप्पीनेस टीचर ने लिखा है कि एक दिन जब हमने डांसिंग और सिंगिंग किया तो अचानक उस बच्चे के अंदर से कुछ हुआ और वो बच्चा उसके बाद से बहुत तेजी से विकास करने लगा। वो एकदम आउटवर्ड हो गया, पहले जो इंट्रोवर्ट बच्चा था वो एक्सट्रोवर्ट हो गया और उसके अंदर एक क्वालिटीज निकल के आई तो शांत के अंदर गजब की लीडरशिप क्वालिटीज और वो पूरी क्लास का एक तरह से लीडर बनता गया। तो ये जो हैप्पीनेस क्लासेस हैं ये हजारों बच्चों की डेली, जैसे मनीष जी ने बताया, सुबह के वक्त 18 लाख बच्चे सुबह सुबह जब होती है स्कूल खुलते हैं, एक ही वक्त में स्कूल खुलते हैं और एक ही वक्त में पहला पीरियड हैप्पीनेस का होता है। आप कल्पना की करके देखिए, दिल्ली के अंदर 18 लाख बच्चे एक ही वक्त में डेली हैप्पीनेस क्लासेस कर रहे होते हैं। कुछ तो अच्छा असर पड़ेगा। इतनी वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस पूरे दिल्ली के अंदर फैलती हैं इन सारे 18 लाख बच्चों के। इन सभी 18 लाख बच्चों की जिंदगी में कुछ ना कुछ असर कर रही है ये हैप्पीनेस क्लास। किसी का कम करती है, किसी का ज्यादा करती है, किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम फायदा होता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल जो है हैप्पीनेस कार्यक्रम का समापन समारोह था जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की, क्या कुछ अहम रहा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली के स्कूलों को कहीं ना कहीं बेहतर बताया और सिंगापुर ना जाने के कारण के लिए भी किसी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिल्ली के जो स्कूल है वो रोल मॉडल के तौर पर पूरे देश के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर और राज्य भी कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के स्कूल जिस तरीके से बेहतर हो रहे हैं और हैप्पीनेस क्लासेस जिस तरीके से अब चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पीनेस क्लासेस की बात करें, एक ही समय के अंदर कह सकते हैं 18 लाख बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस क्लासेस का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिन बच्चों का कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाता था या फिर पढ़ाई का बोझ जो उनके ऊपर नजर आता था वो बोझ जो है वो दिल्ली सरकार अब कम करती हुई नजर आ रही है और हैप्पीनेस क्लासेस के माध्यम से, चाहे वो डांसिंग के माध्यम से हो या फिर हंसी के माध्यम से हो या फिर कहे श्लोकों के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो, लगातार कहीं ना कहीं हैप्पीनेस क्लासेस के माध्यम से लगातार बच्चे के अंदर जो हुनर है वो निकाला जा रहा है और जो डर था, यानी जो पढ़ने का डर था या फिर कहे पेरेंट्स का दबाव हुआ करता था, टीचरों का दबाव हुआ करता था, उसको कम करने के लिए हैप्पीनेस क्लासेस जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं और दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के स्कूलों को बहुत ज्यादा बेहतर बताती हुई नजर आ रही है और लगातार उसके अंदर विकास भी होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर अब जिस तरीके से बच्चे जो है वो बढ़ चढ़कर अपने नंबर जो है वो सबसे ज्यादा लेके आने लगे हैं और प्राइवेट स्कूलों से कहीं ना कहीं बेहतर स्कूल होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विकास करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब हैप्पीनेस कार्यक्रम में शिरकत की तो उन्होंने मेडिटेशन को लेकर भी अपनी बात रखी है, तो क्या कुछ मेडिटेशन को लेकर उन्होंने कहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मेडिटेशन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं ये कहा कि जिस तरीके से लगातार बच्चों के ऊपर जो दबाव हुआ करता था वो मेडिटेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। यानी सीधे सीधे कहे तो बच्चों के ऊपर जो दबाव हुआ करता था पेरेंट्स का या फिर पढ़ाई का कि भाई पढ़ाई अच्छी नहीं करी तो आप फेल हो जाएंगे, नंबर कम आए तो ये हो जाएगा, एक दबाव हुआ करता था पेरेंट्स का भी और टीचर का भी, वो दबाव कम करने के लिए हैप्पीनेस क्लासेस चलाई जा रही है, मेडिटेशन सिखाया जा रहा है कि लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे के अंदर क्या हुनर है वो भी बाहर निकाला जाए। यानी सीधे सीधे कहे कि हर बच्चे के अंदर एक हुनर होता है, उसको कहीं ना कहीं पहचान कर उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि वो जिस क्षेत्र के, मान लीजिए अगर वो डांसिंग के क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं उसका रुझान है और वो डांसिंग के क्षेत्र के साथ साथ वो पढ़ाई भी सीखता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि होगी। मगर जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूलों के अंदर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं वो डांसेस की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाई की, यानी किताबों की तरफ ही ध्यान
रखते हैं, मगर यहाँ पर उनके ऊपर बच्चों के ऊपर जो दबाव बढ़ता है उससे कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हैप्पीनेस क्लासेस की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काफी बदलाव करती हुई नजर आ रही है। बच्चे जो है वो बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या फिर कहे और क्षेत्रों के अंदर आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का सरकार के जो स्कूल थे सरकारी, वो भी कहीं ना कहीं अब बढ़ चढ़कर सामने आते नजर आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के कहीं ना कहीं मात दी जा रही है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, कल हैप्पीनेस कार्यक्रम का समापन दिवस था, उसमें सीएम जो अरविंद केजरीवाल इनके साथ साथ और कौन कौन जो था वो मौजूद रहा इसमें? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की या फिर कहें कैलाश गहलोत की, तो लगातार बड़े जो नेता थे वो अरविंद केजरीवाल के साथ हर जगह मौजूद होते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोशिश की जा रही है और लगातार हैप्पीनेस क्लासेस की जो समापन था वो कहीं ना कहीं बड़े स्टेज पर देखने को मिला। लगातार कहीं ना कहीं मीडिया से भी उन्होंने बात की और यहाँ तक कि जिस तरीके से वो सिंगापुर नहीं जा पाए और उसके लेकर भी कहीं ना कहीं अफसोस जरूर जाहिर किया, मगर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिले थे, मगर दिल्ली सरकार ने इसको भी कहीं ना कहीं साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो किसी से नाराज नहीं है। अगर वो नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिल्ली के स्कूलों को और ज्यादा बेहतर करेंगे ताकि पूरे देश के अंदर दिल्ली के स्कूलों को रोल मॉडल के तौर पर रखा जाए। और हर राज्य की बात करें या फिर हर देश की बात करें, वो दिल्ली जैसे स्कूलों को इस तरीके से अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़कर कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, अगर बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़कर बाहर निकलते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब की जो सुविधाएं है वो भी उपलब्ध कराई जाए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 30 जुलाई यानी आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और चंडीगढ़ दौरे पर अमित शाह अनेकों कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, इनमें सबसे अहम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसके अलावा वो चंडीगढ़ में अमित शाह के कई प्रोजेक्ट और उद्घाटन शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी मॉडल हाई स्कूल मौली जागरण की 11 करोड़ की लागत से बनी स्कूल की बिल्डिंग भी इसमें शामिल की गई है। आपको बता दें कि अमित शाह सुबह 10 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे सेक्टर 6 स्थित पंजाब राजभवन पहुंचेंगे, जहां के मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह करीब 10:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। लंच के बाद पंजाब राजभवन में ही दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिर्देशकों के साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ पुलिस महानिर्देशक भी शामिल होंगे। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4:30 बजे मौली जागरण जाएंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, जिसके लिए वो चंडीगढ़ के मौली जागरण स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल जाएंगे। आपको बता दें, यहां से वो 3 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स का उद्घाटन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मल्टी लेवल पार्किंग का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पोषक लड्डू स्कीम का भी उनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। अपने 1 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे के आखिरी में गृह मंत्री अमित शाह शहर की मशहूर सुखना झील भी जाएंगे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा योजना को लेकर एक लेजर शो भी का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि लेजर शो कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि बीते 4 महीने में गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा है। इसी साल 27 मार्च को अमित शाह चंडीगढ़ सेक्टर 17 में इंटीग्रेटेड सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग का लोकार्पण किया था। और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जुलाई यानी आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और चंडीगढ़ दौरे पर अमित शाह अनेकों कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इनमें सबसे अहम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से आयोजित
राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसके अलावा वो चंडीगढ़ में अमित शाह कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, कब तक वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, उनके विजिट का टाइम जैसे कि हमें पता चल पा रहा है कि 10 बजे तक यहाँ चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे पंजाब राजभवन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ उनकी बैठक होगी। पंजाब राजभवन में ही उन्होंने एक और कार्यक्रम किया, चंडीगढ़ की बसेस है उसको फ्लैग ऑफ भी करना है। पर हम कह रहे हैं कि आज दिन सबसे गंभीर से बात या दिन की से बात चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मीटिंग रखी गई जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे, उनके साथ रहेगी। इसमें अगर हम कहें कि ड्रग्स से रिलेटेड सभी अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, कहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, किनके रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उन सभी चीजों के ऊपर ये चर्चा रहने वाली है। इसके बाद अगर हम कहें कि दूसरी कदम उठाए जाएंगे, चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट है जिनका उद्घाटन स्कूल शामिल है, जिनको खुद अगर हम कहें कि गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट करीब 7 करोड़ की लागत से 2 साल में तैयार होने वाली चंडीगढ़ की सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग, इसका भी शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और आज दिन की एंडिंग को करीब शाम को 6 से 7 बजे के करीब चंडीगढ़ सुखना लेक पर अगर हम कहें कि लेजर शो से करने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुल 12 घंटे आज गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में रहने वाले हैं। ये उनका दूसरा दौरा है। अगर हम कहें 4 महीने के अंदर ये उनका दूसरा दौरा है जिसमें चंडीगढ़ के कई अहम प्रोजेक्ट को उन्होंने हरी झंडी खुद ही दिखाई है। जी तो चलिए अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, आज अमित शाह जो है चंडीगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, तो अमित शाह के साथ आज कौन कौन उनके साथ चंडीगढ़ दौरे पर आ सकते हैं? देखिए, उनके साथ कभी कोई भी चंडीगढ़ दौरे पे आने की किसी पुष्टि नहीं हुई। अगर हम कहें कि सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, पिछली बार भी 4 महीने पहले वो दौरे पे आए थे, तब वो अकेले ही यहाँ पे आए थे। ऑफकोर्स बीजेपी के लोकल सीनियर नेता उनके साथ जरूर नजर आएंगे, चाहे वो चंडीगढ़ चाहे पंजाब बीजेपी के हो, वो सीनियर नेता उनके साथ यहाँ पर हो सकते हैं। पर केंद्र से और किसी के आने की सूचना अभी तक नहीं दी गई है। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, आज स्कूलों का भी उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा, तो कितने स्कूलों का उद्घाटन यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाना है? जी देखिए, यहाँ से अगर हम कहें कि सुबह अगर वो नारकोटिक्स के ब्यूरो मीटिंग के बाद वो मौली जाकर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर 3 स्कूलों का उद्घाटन उन्होंने कर दिया। चंडीगढ़ में करीब 3 स्कूल तैयार पड़े हैं जिनका उद्घाटन पेंडिंग है, क्योंकि कोई केंद्र की तरफ से नहीं आ रहा था। तो फाइनली खुद गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आके इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। और इस चंडीगढ़ के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है कि स्कूल तैयार थे, काफी समय से उनकी अगर उनके उद्घाटन की वेट हो रही थी। अब उनका उद्घाटन हो जाएगा तो स्कूल अब बच्चे जा सकेंगे और यहाँ पे इसका फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल के स्कूल तैयार किए गए, बिल्डिंग्स काफी बड़ी हैं, अंदर स्मार्ट फीचर्स हैं, सभी कुछ मतलब कह सकते हैं कि लेटेस्ट एमिनिटीज के साथ स्कूल तैयार किए गए। तो एक बच्चों के लिए और चंडीगढ़ के सभी इंतजार करते हैं छोटे छोटे। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, नशे में नियंत्रण कॉन्फ्रेंस में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ की मीटिंग ये एक अहम कहें नॉर्थ से रिलेटेड पूरा नॉर्थ में ड्रग्स के मैटर जितने भी हैं उस चीज को लेकर हम कहें कि मीटिंग जारी है। देखिए, पंजाब में अगर बात करें, नशा एक अहम मुद्दा है। चंडीगढ़ में भी नशा आने लग चुका है और इसका सीधा इम्पैक्ट पुलिस को दिख रहा है। पुलिस लगातार नशे को लेकर काम कर रही है, पर नशा आ कहां से रहा है? हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, बॉर्डर स्टेट्स अगर हम कहें तो नशा पंजाब में आ रहा है, पंजाब से चंडीगढ़ आ रहा है, को लेकर लगातार मीटिंग की जा रही है। और सिर्फ अगर कहें कि पंजाब ही टारगेट नहीं है, इससे नशा आगे भी जाता है। अगर किसी टारगेट करता जो बॉर्डर पार से आता है वो हिमाचल तक जाता है, अगर हरियाणा में सप्लाई होता है, तो
सभी चीजों को लेकर एक मीटिंग की जा रही है कि रोकथाम के लिए क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, कि क्या क्या प्रॉब्लम नारकोटिक ब्यूरो फेस कर रहा है, उन्हें किस तरह की केंद्र सरकार से हेल्प चाहिए, क्या तस्करी को लेके और अगर हम सिक्योरिटी लेवल की जरूरत है, या फिर हम कहें कि कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की जरूरत है, क्या ड्रोन की जरूरत है। क्योंकि देखिए पंजाब में अगर हम बात करें, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ड्रोन के जरिए अगर हम कहें नशा बॉर्डर पार चलाया जा रहा है। तो अगर सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, कल एग्जाम्पल आया है कि ड्रोन लगाए गए हैं ताकि नशा क्रॉस बॉर्डर आने से रोका जा सके। आगे की यही रणनीतियां होनी है कि क्या आगे मेजर स्टेप लेने की जरूरत है, क्या नारकोटिक्स की टीम को बड़ा करने की जरूरत है, क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या कुछ और पावर्स की जरूरत है, क्या रोकथाम के लिए किसी से गैंगस्टर से बातचीत करने की जरूरत है। उन सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं जा सकते हैं। और सेंट्रल या फिर हम केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहायता चाहिए, इसको लेकर अगर हम कहें वो अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को देते हुए नजर आएंगे। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न को मनाने के लिए मुंबई में मनपा कई पहल कर रहा है और शुक्रवार को भी नगर निकाय में केंद्र की हर घर तिरंगा पहल के तहत शहर के निवासियों और संस्थानों को 50 लाख राष्ट्रीय ध्वज वितरित करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले लोगों को अपना तिरंगा खरीदने और अपने घरों में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही बीएमसी ने 13 से 15 अगस्त तक बोरीवली आर सेंट्रल विभाग में हर गली चौराहे गार्डन को सजावट व तिरंगे की लाइट्स लगाकर शो करने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें, जिसको लेकर बीएमसी आर सेंट्रल विभाग ने गुरुवार बोरीवली व्यापारी लोगों के साथ मीटिंग रखी और इस मीटिंग के माध्यम से आने वाले 2 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण व बोरीवली में चौक चौराहा को कैसे सजाया जाएगा, इस पर चर्चा की। गौरतलब है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। ये पहल 13 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे देश में लागू की जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने इस पर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि बीएमसी ने शहर में हर घर तिरंगा पहल को अमली जामा पहनाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। बीएमसी ने वार्ड ऑफिसर्स ने का कहना है कि झंडे का मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रिस्पांस को प्रोत्साहित करने के लिए है। वहीं अधिकारियों ने अभियान में भाग लेने वाले परिवारों, घरों, वाहनों की संख्या, फ्लैग्स के प्रोविजन, नेशनल फ्लैग सप्लायर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेशन और स्थानों के निर्धारण पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कार्यालयों, अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और स्वयं सहायता समूह के बीच जागरूकता फैलाने के दिशा निर्देश भी दिए। गोंदड़े साहब बोरीवली कर है। हमारे बोरीवली बीएमसी में एक बोरीवली के आए गोंदड़े साहब, हमारे सीनियर पीआई बोरीवली नीनाथ सावंत साहब है, सुधर साड़वी साहब है। इन्होंने बताया कि भाई क्या झंडा है वो हमको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हम व्यापारी लोग घर घर में जाए लगाएंगे, हमारी शॉप में लगाएंगे। और सर ने बोला है कि भाई रंगोली करेंगे, उसके बाद में हमको परमिशन देने वाले हैं, तो हम लोग उसका स्टिकर बनाएंगे, उसके बाद बैनर बनाएंगे और लाइटिंग लगाएंगे। लाइटिंग में गोंदरे साहब ने बोला है कि भाई नीचे मार्केटिंग में कोई एडवर्टाइज लगा सकते हैं। एग्जाम्पल कि जमकुड़ी वाले राजेश भाई है, उनको लगाने का है, वो किधर लगा के स्पॉन्सर करते तो नीचे जमकुड़ी का नाम है, तिरुमल्ला है। वैसे हरिओम मोबाइल रमणीक भाई, संती भाई, उनका भी नीचे नाम डाल सकते हैं आप। तो उन्होंने हमको परमिशन दिया है कि भाई आप 13 से 15 अगस्त 3 दिन गाड़ी में, घर में। आज़ादी के 75वें गणतंत्र दिवस पर इस बार हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका को दी गई है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका तमाम व्यापारी एसोसिएशन और तमाम समाज सेवी संस्थाओं को बुलाकर उन्हें अवगत करा रही है कि आने वाले अमृत महोत्सव को कैसे मनाया जाएगा। दरअसल मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी के तहत सभी घर, दफ्तर सहित तमाम ठिकानों पर मुफ्त में तिरंगा झंडा दिया जाएगा। इसके साथ ही मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी होगी कि जो तिरंगा दिया जाएगा उसे कैसे लगाना है और कब तक लगाना है। फिलहाल सरकार की तरफ से 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तारीख मुकर्रर की गई है,
जिसमें कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव को देखते हुए बताया गया है 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप तिरंगा फहरा सकते हैं। फिलहाल इस तिरंगे के साथ ही बीएमसी द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि किस तरह से आप अपने घर, दफ्तर, तमाम ठिकानों सहित सजावट कर अमृत महोत्सव मनाएंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को तिरंगा फहराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही तिरंगे की गरिमा भी रखनी बेहद जरूरी होगी। इसी वजह से मुंबई महानगर पालिका आर्ट सेंट्रल विभाग में व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से मुकेश मेहता और तमाम व्यापारी लोग यहाँ उपस्थित हुए और बीएमसी अधिकारियों से मुलाकात कर किस तरह की गाइडलाइन है उसकी जानकारी ली। इस जानकारी के तहत बताया गया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कैसे अपने दफ्तर को, अपने घर को, अपने अन्य व्यवसायिक ठिकानों को सजाना है, इसकी गाइडलाइन दी गई है। फिलहाल एक बहुत बड़ा उत्सव होगा जब हमारा पूरा देश एक साथ तिरंगा फहराकर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ होगी तस्वीरें इस वीडियो के जरिए आपको दिखाते चलेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए आजादी के अमृत महोत्सव में बीएमसी जो है 50 लाख जो है तिरंगे बांटने की तैयारी पर है, तो इसे लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी अभी तक आपको मिल पा रही है? बिल्कुल निशा जी, देखिए आजादी के 75वें साल में पूरा देश अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका को यह बताया गया है कि आपको मुंबई करों को मुफ्त में झंडे देने होंगे, जिसको लेकर मुंबई महानगर पालिका लगातार तमाम व्यापारी एसोसिएशन, शिक्षण संस्थान, गार्डन और तमाम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर मीटिंग कर रही है। जैसा कि हमने बोरीवली के व्यापारी जो एसोसिएशन है उनसे भी मुलाकात की और बीएमसी अधिकारियों से भी बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके पास पहले से ही खाका तैयार किया गया है कि उनके पास फ्लैट्स कितने हैं, झोपड़े कितने हैं, गार्डन्स कितने हैं, सेवी संस्थाएं कितनी हैं, स्कूल कॉलेज कितने हैं, तो सभी जगह जो है बीएमसी को मुफ्त में झंडा देने की तैयारी है। लिहाजा तमाम झंडा बनाने वाले जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और इन्हें अवगत कराया जा रहा है कि कितनी बड़ी मात्रा में झंडे थे लोगों को बांटने हैं। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कई कमेटी बनाई गई है। वो तमाम कमेटी जो है लगातार यह जांच कर रही है कि कौन कौन और कहां कहां झंडे का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। खास बात यह है कि जब तिरंगा आप लगाएंगे तो आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी जो है 50 लाख तिरंगे झंडे बांटने की तैयारी में है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक गुरुवार को एक एक सीट पर मंथन हुआ और वैकल्पिक प्रत्याशियों पर भी मंत्रणा की गई। आपको बता दें, ये भी राय आई कि संगठन में काम करने वाले नेताओं से चुनाव न लड़ाया जाए। पार्टी के कोर ग्रुप ने वैकल्पिक प्रत्याशियों पर भी मंत्रणा की। आपको बता दें कि रूठे हुए नेताओं को मनाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। चारों संसदीय क्षेत्रों में करीब 10 सीटें ऐसी आंकी गई जिसमें बगावत रोकने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत जताई गई। भाजपा में कुछ कांग्रेस नेताओं को मिलाने पर भी चर्चा की गई और वीरवार देर रात तक भाजपा कोर ग्रुप की बैठक पीटर हॉट शिमला में चली। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बैठक में 3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति इसमें बनाई गई और बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा आदि मौजूद रहे। अपने करीबी 2 पूर्व मंत्रियों को नाराज करने से पूर्व मुख्यमंत्री धूमल खुश नजर नहीं आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कोर ग्रुप कमेटी की बैठक की गई। गुरुवार को ये बैठक की गई और इसमें एक एक सीट पर मंथन हुआ और वैकल्पिक प्रत्याशियों पर भी मंत्रणा इसमें की गई। ये भी राय संगठन में
काम करने वाले नेताओं से चुनाव न लड़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि पार्टी के कोर ग्रुप ने वैकल्पिक प्रत्याशियों पर भी मंत्रणा की और रूठे हुए प्रत्याशियों और नेताओं को मनाने की रणनीति पर भी यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। और चारों संसदीय क्षेत्रों में करीब 10 सीटें ऐसी आंकी गई जिसमें बगावत रोकने पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत जो है जताई गई है। भाजपा में कुछ कांग्रेस नेताओं को मिलाने की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें कि वीरवार देर रात तक भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जो है शिमला में चली। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, कल बीजेपी कोर ग्रुप की जो है बैठक हुई है, तो क्या कुछ अहम इसमें रहा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे वैसे ही सभी दलों के सामने एक जो बड़ी चुनौती होती है वो एक बगावत होती है, क्योंकि टिकटों का आवंटन होना है। अभी लोगों को जो उम्मीदवारी जता रहे हैं उनकी नाराजगी सामने आनी है, और जो पहले से अपने सशक्त उम्मीदवार मान रहे थे और जो कुछ ऐसी सीट है जिन पे कुछ हार गए थे उम्मीदवार, ऐसे में नए उम्मीदवारों की जो संभावित उम्मीदवारी ऐसे को लेकर जो बगावत है उसको लेकर कल भाजपा कोर कमेटी की एक बैठक हुई है। क्योंकि भाजपा जो है ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसके लिए काफी गंभीरता से काम कर रही है और मिशन रिपीट के लिए सभी जो छोटे छोटे पहलू है उन पर ध्यान रख रही है। ऐसे में ये जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक थी इसमें फैसला लिया गया कि जो बगावत है उसको कम से कम कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए नाराज नेताओं को, और दूसरी तरफ जिन सीट पे कोई बगावत नहीं है और जिन सीटों पे हरी झंडी मिल चुकी है, कोई दूसरा उम्मीदवार किसी बड़े नेता के खिलाफ नहीं है, ऐसे सीटों को हरी झंडी दे दी जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि अभी से मैदान में उतर जाए और काम करना शुरू कर जाए। सिर्फ अभी कुछ सीट्स पे पेच है जहाँ पे उम्मीदवारी सशक्त जो लोग हैं वो बनाते जा रहे हैं, और जो भाजपा के सामने जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक थी उसमें सबसे बड़ा ये अहम एक चुनौती थी कि कैसे इन सबको साथ लेकर जो है चुनावों में उतरा जाए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बड़ी बगावत का सामना भाजपा को करना पड़ता तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, कल जो बैठक हुई है इसमें ये बात भी कही गई कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की यहाँ पर बात की गई है। तो अभी कौन कौन से नेता हो सकते हैं जिन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सकता है? देखिए, ये चर्चा काफी समय से चल रही है, लेकिन अभी तक नाम कोई बड़े सामने नहीं आए। हालांकि कुछ जो सिटिंग विधायक है उनको लेके चर्चा चल रही थी कि वो भाजपा में जा सकते हैं। जो पूर्व मंत्री हैं एक सुधीर शर्मा, एक बड़ा चेहरा है कांगड़ा से, वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा ने कहा था कि हमारे जो 2 नेता कांग्रेस में गए हैं उनका जवाब हम 8 बड़े नेताओं के साथ देंगे, यानी कि 8 जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि अंदर अंदर भाजपा इस पे काम भी कर रही है और जो ये बड़े नेता है वो उनके संपर्क में है लगातार। कभी ना कभी वो ज्वाइनिंग हो सकती है। हिमाचल या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा है उनके सामने ये ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि भाजपा जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका देने के मूड में मनोवैज्ञानिक तौर पे वो तोड़ना चाहती है, क्योंकि अभी जो उनके 2 बड़े नेता भाजपा से कांग्रेस में गए हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो उसका जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। काफी अच्छे तरीके से काफी मिलजुल कर वो लोग मैदान में उतरे हुए हैं। उनको जो इस तरह का जो मनोवैज्ञानिक झटका है वो भाजपा देने की तैयारी में, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरे जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी कोई शामिल है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि नामों का खुलासा भी दोनों तरफ से नहीं हो पाया है। कांग्रेस तो ये कहती है कि हमें नहीं मालूम है, जब कोई जाएगा तभी सामने आएगा, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जब हम शामिल करेंगे तो आपके सामने होगा कि कौन से वो बड़े 8 चेहरे हैं जो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, भाजपा के जो 2 कार्यकर्ता थे वो पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो क्या कोई और भी कार्यकर्ता इस तरीके के बागी तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, अभी तो इस तरह का कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिनों से इस मामले में थोड़ी सी शांति है। ऐसा क्योंकि जब से कांग्रेस ने कहा है कि हमारे जो टिकट है वो सर्वे के आधार पर हम लोग देंगे, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैटर्न वही अपना लिया है हिमाचल में, जैसा भाजपा का है कि 75 साल से ऊपर के नेता को टिकट नहीं मिलेगी, 2 साल से जो अधिक हार चुका होगा उसको टिकट नहीं, 2 बार से अधिक जो हारा होगा उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जो भाजपा कांग्रेस के जो बागी भी है वो भी शांत बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह का टिकट आवंटन ये होता है, उस इंतजार में। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, टिकट आवंटन के बाद एक बड़ी बगावत दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ऐसा आमतौर पर हर विधानसभा चुनाव में होता है कि कुछ बड़े चेहरे नाराज हो जाते हैं, दल भी बदल लेते हैं,
या और ऐसे इससे जो है उस सीट पर जो उसकी जो पार्टी जिस पार्टी से वो संबंध रखता था उस पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तो ऐसे में जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बड़ा नुकसान उठाए। तो फिलहाल कांग्रेस में भी शांति है। कांग्रेस ने ये पहले कह दिया है कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसके आधार पर टिकट बांटी जाएगी। अगर उस सर्वे में सीटिंग विधायक भी फिट नहीं बैठेगा तो हम उसकी भी टिकट काट देंगे। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए इस समय पर, अगर बात की जाए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अगर इस समय पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है और उससे निपटने के लिए बीजेपी क्या क्या कदम उठा रही है? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो भाजपा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उसी को मिशन रिपीट का सबसे बड़ा जो लक्ष्य वो लेकर चली हुई है, उसको लेके वो जो छोटी छोटी जो समस्या है या बड़े जो चुनौती है उन पे अभी से वो मंथन कर रही है, ताकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है वो स्मूथली वो आराम से जीत सके। तो ऐसे में जो भाजपा ने अपनी जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें जो मंथन किया, सबसे बड़ी जो समस्या या सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने है वो बगावत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर सीट्स में, मतलब अगर हम माने कि 68 विधानसभाओं में से आधी विधानसभा सीट्स ऐसी है जहां पे कड़ी चुनौती भाजपा को अपने ही पार्टी के अंदर से मिलने वाली है। तो ऐसे में जो भाजपा है वो कभी नहीं चाहेगी कि जो अपने ही जो नेता हैं या बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस में जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती फिलहाल भाजपा के सामने बनी हुई है। और उसके अलावा जो मिशन रिपीट है उसको लेकर एक जो परंपरागत जो एक मिथक है हिमाचल में कि कभी कोई भी सरकार यहाँ पे रिपीट नहीं हो पाई है, ये एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। क्योंकि भाजपा ये कभी भी नहीं चाहेगी कि वो जो मिशन रिपीट है उसको कोई झटका लगे। तो ऐसे में जो अभी फिलहाल जो भाजपा काम कर रही है वो मिशन रिपीट पे काम कर रही है। क्योंकि बाकी जगह अगर हम देखें प्रचार प्रसार या अन्य किसी मामले हैं, जैसे केंद्र के नेताओं का हिमाचल आना है वो लगातार जारी है। तो हर एक पहलू में भाजपा कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात, दोनों से कहीं आगे हैं। लेकिन सिर्फ एक बगावत का जो मसला है जो अंदरूनी तौर पे पार्टी को एक बड़ा नुकसान दे सकता है, वो एक बड़ी चुनौती अभी भाजपा के सामने बनी हुई है। उसी पर फिलहाल मंथन भी भाजपा कर रही है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, कल बीजेपी कोर ग्रुप की जो है बैठक हुई है, तो इसमें कल कौन कौन से मुख्य चेहरे जो थे इस बैठक में शामिल हुए थे? जी देखिए, उसमें जो कोर ग्रुप में जो नेता होते हैं वो जो पूर्व मुख्यमंत्री है प्रेम कुमार धूमल है, राकेश जम्वाल है, सुंदरनगर से विधायक है और महासचिव हैं भाजपा के, और प्रभारी हैं हिमाचल के विनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेश जो संगठन महामंत्री है पवन राणा, और ये लोग शामिल थे। और अध्यक्षता इसकी जो है प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। ये जो भाजपा कोर कमेटी के जो सदस्य हैं यही इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इन्हीं सदस्यों को जो है आगे का प्रभार दिया गया है, आगे की जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दें। और ये जो बगावत की जो अभी से जो कहीं पता लग रहा है कि कोई लोग बगावत करने के मूड में है या नजर आ रहा है कि कोई नाराज चल रहा है, ऐसे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और इस बैठक में जो विशेष तौर पर जो प्रभारी वो जो उपाध्यक्ष हैं जो कांग्रेस वो है सौदान सिंह जी खुद शामिल रहे। और सौदान सिंह जी ने ये कहा कि आपको जो ये मिशन रिपीट है इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सबको एक साथ लेके चलना। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में नाराजगी रहती है, मतभेद रहता है, मनभेद रहता है। ऐसे में सबसे बड़ी अभी चुनौती फिलहाल जो भाजपा के सामने है वो सबको एक साथ लेकर चलना है। उसके ऊपर अगर आप काबू पा लेते तो मिशन रिपीट काफी आसान रहेगा भाजपा के लिए। जी, ये बड़े नेताओं का इनका कहना था कोर ग्रुप की बैठक में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई हरेली पर्व से शुरू हुई गौमूत्र खरीदी की सरकारी योजना के पहले दिन 2306 लीटर गौमूत्र क्रय किया गया। सर्वाधिक 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी करीबधाम जिले में हुई और बालोद जिले में पहले दिन 287 लीटर और महासमुंद जिले में 184 लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई है। आपको बता दें कि राज्य में 4 रुपये लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत फिलहाल 63 गांवों के गौठानों में हुई है। निकट भविष्य में राज्य के सभी गौठानों में इसकी खरीदी होने लगेगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियों के साथ साथ गौठान समितियों के सदस्यों और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को गौमूत्र की खरीदी से लेकर उसे जैविक कीटनाशक, जीवामृत, ग्रोथ प्रोमोटर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य में गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदी का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देकर खाद्यान्न की विषमता में कमी लाना है और खेती की लागत को कम करना है। राज्य में गौमूत्र खरीदी योजना के पहले हितग्राही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं बने। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हरेली तिहार के अवसर पर 5 लीटर गौमूत्र चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता भी बने।
और इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों में से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने के बाद 4 रुपये लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। इस पहल से तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए जो गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ जो है हरेली पर्व के दौरान हो गया, तो अब तक सबसे ज्यादा गौमूत्र खरीदी किस जिले में हुई है? निशा, देखिए, गौमूत्र खरीदी की अगर हम बात करें तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 23 से 6 लीटर की खरीदी की गई है गौमूत्र की। तो वही सर्वाधिक जो है वो कबीरधाम जिला है जहाँ 360 लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई है। तो वहीं बालोद की बात करें तो 287 और महासमुंद की बात करें तो 184 लीटर की खरीदी की गई है। और राज्य भर में 7 गौठानों में खरीदी की जा रही है अभी वर्तमान स्थिति में, जिसमें राजनांदगांव जिला, रायपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और मुंगेली, कोरेला, पेंड्रा, मारवाही जिले जो है उसमें शामिल है। स्वाति जी, अगर बात की जाए धरातल की, अगर बात की जाए तो धरातल पर ये योजना कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, योजना की शुरुआत अभी हरेली के दिन हुई है। मतलब जो 28 तारीख को जो फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया गया, उस दिन इस योजना की तैयारी, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने खुद की है। तो लेकिन उसके बाद अभी एक ही दिन हुआ है और एक दिन की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी को देखते हुए तो लग रहा है कि ये सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि योजना को लागू हुए आज दूसरा ही दिन है तो इसमें आंकड़े जो है वो सामने आते रहेंगे। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए गौमूत्र खरीदी की योजना जो है उसका शुभारंभ हरेली पर्व पर हो गया है, तो इससे जो है किसानों की जो आमदनी है उसमें कितनी वृद्धि इसमें हुई है उससे? देखिए, किसानों की आमदनी में बिल्कुल सरकारी जो पूरा जो सिस्टम है वो तो अंदाजा लगा रहा है कि इससे किसानों को अच्छी खासी आमदनी में वृद्धि होगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब 2 साल पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी तो उस समय भी देखा गया था कि मवेशियों को, गौपालकों को काफी सुविधाएं मिल रही है। चारागाह के इंतजाम बेहतर हो रहे हैं। गौठानों की व्यवस्थाएं, जो गौठाने स्थापित किए गए थे वो धीरे धीरे सुचारू रूप से अब ग्राउंड लेवल पे देखें तो बेहतर क्रियान्वयन उनका हो रहा है। तो इस योजना की भी जो गौमूत्र खरीदी भी है उसको भी जोड़कर वैसे ही देखा जाता है। तो अभी जिन जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है वहाँ से आंकड़े तो अच्छे आ रहे हैं कि देश के किसानों को फायदा होगा। अब देखने वाली बात यही होगी निशा कि हम भी अभी अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि एक दिन ही इसको शुरू हुआ है। तो किसानों के मुनाफे की बात सरकार कह रही है, किसानों के मुनाफे की बात किसान भी खुद जो गौपालक हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अभी इसका कुछ आंकड़ा प्रस्तुत कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, जिस तरीके से स्वाति जी देखा गया कि पहले ही दिन में जब गौमूत्र खरीदी की योजना शुरू की गई तो उसमें पहले ही दिन में काफी रिकॉर्ड तोड़ चीजें सामने आई हैं, तो इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है? अपनी इस योजना जो उन्होंने हरेली पर्व पर शुरू की थी, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने जब ये योजना का जब क्रियान्वयन करना शुरू किया था, जब ये इसका शुभारंभ हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि ये नेशन में, क्योंकि आंकड़े इनके पास एक जो गोबर खरीदी वाला है उसको लेकर तो एक आंकड़े थे ही। उसके बाद क्योंकि उसमें हर 15 दिन के उसके ब्रेक में हर 15वें दिन जो जितना भी कलेक्शन हुआ है गोबर का उसके हिसाब से पेमेंट होती है। तो उस पेमेंट को आधार बताते हुए सीएम साहब ने ये तो कहा था कि ये बिल्कुल किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है और इससे जो प्रदेश है वो जैविक कीटनाशक बनाने में और बेहतर साबित होगा। और प्रदेश को वर्मी कंपोस्ट से लेके जैविक कीटनाशक से लेके आपका जैविक खेती तक एक और स्टेप आगे बढ़ने की, हमको एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलेगी। ये तो सीएम साहब ने कहा ही था और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे बिल्कुल जो किसान है, जो गौ पालक है, मवेशी पालक है, उनको बेहतर मदद मिलेगी, ऐसा उनका अंदेशा था। उन्होंने उस दिन मंच साझा करते हुए कहा भी था इन चीजों को। जी, स्वाति जी, जिस तरीके से ये योजना शुरू की गई है एक तरीके से किसानों के लिए बहुत लाभदायक ये योजना साबित हो रही है, तो इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है इस योजना को लेकर? देखिए निशा, एक दिन हो चुका है इसको बिकते हुए और जो आंकड़े जो आ रहे हैं 2306 लीटर की जो बिक्री हुई है और प्रदेश में भी 8 जिलों में खरीदी की जा रही है, तो उस हिसाब से तो किसान भी इसमें जो है वो
लाभान्वित होते दिख रहे हैं। बाकी समय बताएगा कि ये पूरी जो योजना है वो किस दिशा में जा रही है। दिशा स्वाति जी, जिस तरीके से गौमूत्र की अगर बात कर ली जाए तो गौमूत्र को इकट्ठा करने के बाद जो है इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है कि ये खेतों में इसका यूज किया जा सके? देखिए, ये पूरा प्रोसेस होता है और इस पर राजनीति भी काफी गरमाई, बहस भी काफी हुई जब इस योजना को लाने की बात हुई तो, कि किस ढंग से आप मिलावट और बाकी चीजों को चेक करेंगे। तो इसके लिए अलग से चेकिंग मशीन भी बनाई गई है कि कहीं गौमूत्र में मिलावट तो नहीं है, क्या है, कितने % यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए अलग से मशीन बनाई गई है जिसकी उपलब्धता अभी प्रदेश के बाकी जिलों में भी कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये इन सारी चीजों को देखते हुए जो पूरा राजनीति है वो एक बार गर्मा चुका है। अब उस पे चूंकि टेस्टिंग मशीन भी बनाई गई है तो इस हिसाब से तो देखा जा रहा है। और अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात कर ले या जैविक कीटनाशक की बात कर ले तो इस तरह की चीजें जो है वो पहले भी बन चुकी है कि गौमूत्र से का यूज करके फिनाइल बना रहे हैं या जैविक। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसमें कृषि जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके भी कुछ लोग जो है वो कार्यरत है कि किस ढंग से इसका जैविक जो कीटनाशक है उसका निर्माण करेंगे। केंचुए खाद भी बनते हैं गोबर खाद से। तो कई तरह की चीजें हैं जिस पर अभी डेवलपमेंट की तरफ सरकार काम कर रही है। जी स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए समय समय पर सीएम भूपेश बघेल जो है इस तरीके के कार्यक्रम, चाहे वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम ले लीजिए, चाहे आप गौमूत्र जो खरीदी शुरुआत की है या गौठानों को लेकर जो भी कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं, तो इससे वोट बैंक को कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल वोट बैंक को फायदा होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो, जितना हम राजनीति को समझ पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 15 लाख किसान परिवार रजिस्टर्ड है। उसके अलावा भी किसान परिवारों को हम गिन सकते हैं और जो भूमिहीन लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। तो सिर्फ किसान नहीं, भूमिहीन लोग भी हैं और कुछ आदिवासी बेल्ट के लोग भी हैं जिनके पास मवेशी तो है लेकिन उसका वो भी सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, वो भी ले सकते हैं। तो लगभग प्रदेश की जो आधी आबादी है, अगर हम अभी प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखें तो 2 करोड़ में जो इसकी जनसंख्या है उसको अगर हम देखें तो आधी आबादी को तो इसको फायदा मिल रहा है। तो ये बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति को इसको कह ही सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों और विभिन्न संगठनों आदि से जुड़े लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश भी दिए और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए जिला अधिकारियों को प्रतिमाह अपने जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को सोमवार को जनता से मिलने का समय निर्धारित कर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नन्ही दुनिया के बच्चों से भी भेंट की है और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने कल जन समस्याएं जो है सुनी है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया है जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी निशा, बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना दोबारा प्राथमिक के बने हैं, उन्होंने काफी तेजी यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अधिकारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बड़ी बात कही। दूसरी बात, इन्होंने जब मुख्यमंत्री पद को संभाला तो उन्होंने साफ कहा कि खनन और अवैध निर्माण को यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं किया गया
अधिकारी समय पर अपने ऑफिस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक मुख्य सेवक भवन है जिसमें ये अक्सर बैठक किया करते हैं और जनता से मिलकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण वहाँ पर निराकरण करते हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जनता से सुनते हैं और उनके निराकरण के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वो अपने जनपद दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की बात जिलाधिकारी को उन्होंने कही है और सभी अधिकारियों को सोमवार को जनता से मिलने का समय भी निर्धारित रूप से जन समस्याओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून में भूमिका के द्वारा जो हमारे जो जिलाधिकारी हैं उसके द्वारा जनता से मिलकर 11 से 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है तो आज जिसमें वो मिलती है और समस्याओं का निराकरण करती है। जी यशराज, जिस तरीके से बात की जाए, कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुई है, लोगों की समस्याएं सीएम धामी ने सुनी हैं, तो मुख्य तौर पर क्या क्या समस्याएं लोगों द्वारा सीएम धामी के सामने रखी गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो लोग यहाँ पर जो भी आते हैं वो सारे पूरे उत्तराखंड से आते हैं, देहरादून के भी लोग रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो अभी मिल रही है वो यह है कि खनन और भू माफियाओं से काफी ज्यादा जाल कर रहा है। लोग अक्सर दूसरे की जमीन पर कोई ठेकेदार आकर के भवन निर्माण करने लगते हैं या किसी तरह की समस्या हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अभी चल रही है वो है कि कोविड को लेकर भी यहाँ पर काफी समस्या आ रही है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुना करते हैं। यशराज, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी, उसके बाद अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं, तो क्या क्या निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल, सीएम धामी एक काफी ज्यादा प्रतीत हो गए कि इन्होंने त्वरित कार्रवाई करने की मांग त्वरित ये करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले ये आरटीआई के दफ्तर औचक निरीक्षण पहुंच गए थे और आरटीआई के दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने एक अधिकारी को निलंबित भी कर दिया था, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो अधिकारी पाया गया कि वो सरकारी काम से ही वो निकला हुआ था, ऑफिस में नहीं था लेकिन वो सरकारी काम पर ही ड्यूटी आवर में था, काम पर था, तो उसे वापस रख दिया गया। तो ये बहुत बड़ी मिसाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश की है। जब ये सबसे पहली बात तो इनके सामने आती है कि जब ये कहीं पर जाते हैं किसी ऑफिस या किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद जो भी अधिकारी उस 10 बजे का जो समय है उनका सिविल ऑफिस पहुँचने का, उस समय में यदि ऑफिस नहीं पहुँचते हैं तो उनके ऊपर वहीं से कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन अधिकारियों को घबराने की बात नहीं है, वो जब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है और जब जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल में यदि वो अधिकारी गलत नहीं पाए जाते हैं तो वो दोबारा रख लिया जाता है और यदि वो जांच पड़ताल में गलत पाए जाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दी जाती है। यशराज, जिस तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम कल हुआ है तो इसे लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है? जी, सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारियों से सख्त दी में जितने भी लोग जहाँ से भी आते हैं कोई भी समस्या हो तो जल्द से जल्द उस समस्या का निराकरण करने की बात करेंगे, अन्यथा जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी लगते जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि जिला ये स्मार्ट सिटी को लेकर देहरादून के लोग काफी परेशान आ रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान रह रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे बहुत सारे सड़क पर जो 8 किलोमीटर सड़क बनना है सड़क पर गड्ढों की खुदाई की गई है और बारिश के कारण क्या हो रहा है कि काम सही ढंग से नहीं चल, रात में काम किया जा रहा है, इस कारण से काफी परेशानी आ रही है। और जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी के अधिकारी अभी स्मार्ट सिटी के नए सीईओ बनी गई है जो कि जिलाधिकारी भी है, उन्हें भी अब सख्त चेतावनी दी गई, हिदायत दी गई, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी बनाने वाले टेंडर लेने और कंपनियों को भी चेतावनी दे दी गई है कि जल्द से जल्द काम का निर्धारण हो जाना चाहिए क्योंकि एक स्मार्ट सिटी के नाम पर काम जो होता था वो काम 1 साल लेट हो चुका है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों से बचने के लिए परेशानी लेकर ही जो जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि परिसर बाजार
बाजार में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर व्यवसायी वर्ग जो है पैसा सामरिक बात कही गई, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोलह और स्मार्ट का जो प्रोजेक्ट जिनको लिया गया है, उन्हें पीछे चेतावनी देते हुए कहा कि इसका जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।